जैकब समेत वो 6 अफराद आकर उनके सामने खड़े हो गए और तुम सबको मालूम है कि एंड्रयू हलाक हो चुका है और इस मादाम बायर ने उसकी मौत के बाद सरबराह होने का ऐलान कर दिया और हम सब सेक्शन चीफ ने उसकी सरबराही कबूल कर ली थी। फिर मुझे जूलियट ने, जो अल्बर्टो की बेटी है और जिसकी माँ ने एंड्रयू से शादी कर ली थी, इस लिहाज से ये एंड्रयू की भी बेटी ही बन जाती है, फ़ोन पर कहा कि एंड्रयू के बाद बायर के बजाय हाक तंजीम की सरबराही उसका हक है, इसलिए यह हक उसे दिलाया जाए और उसके साथ ही उसने मेरे साथ शादी करने की भी पेशकश कर दी। और आप सब जानते हैं कि चूंकि हाक तंजीम का हाथ धंधा मेरे चार्ज में से शुरू हो रहा है और मैं एंड्रयू का हाथ साथी हूँ, इसलिए एंड्रयू के बाद सरबराही का हक मेरा भी है। बहरहाल इस बायर का किसी तरह भी हक नहीं बनता था और उसके साथ ही मुझे ये इत्तला मिल गई कि असल में इस बायर ने ही एंड्रयू को हलाक किया और इल्ज़ाम एक मुलाजिम लड़की पर लगा दिया। बहरहाल मैं हरकत में आ गई और मैंने 0 सेक्शन के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये बायर मेरे खिलाफ हरकत में आ गई। इसने 1130 क्लब के एक्शन ग्रुप के चीफ आर्नल्ड से मिलकर पहले ड्रैगन क्लब को रॉकेट और बमों से तबाह कर दिया और उसके बाद यही कार्रवाई इसने 0 सेक्शन के हेडक्वार्टर के खिलाफ भी दोहराई और 0 सेक्शन का हेडक्वार्टर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मैं 0 सेक्शन के हेडक्वार्टर के नीचे एक तहखाने में कैद होकर रह गया। बहरहाल तवील और मुसलसल जदोजहद के बाद मैं वहाँ से निकल सका। फिर मैंने अपने ग्रुप के उन आदमियों को इकट्ठा किया जो इधर उधर बिखरे हुए थे। अब मैंने बाहर की तलाश शुरू की। मैं हाक हाउस गया तो वहाँ मुझे रोड नहीं मिला। वो रॉकेट गनों के साथ हाक हाउस उड़ाने आया था। रोडनी को मैंने हाक हाउस तबाह करने से रोक दिया क्योंकि हाक हाउस बाहर की ज़ाती मलकियत ना था, बल्कि हाक तंजीम की मलकियत था। हाक हाउस के अंदर रेड किया गया तो वहाँ ये 2 अफराद मिले, रानसन और फ्रांसो। उनमें से रानसन जूलियट ग्रुप का आदमी है और फ्रांसो बायर ग्रुप का। चनाच उन्हें कैद कर लिया गया। रोडनी और इन दोनों से मजीद हालात का पता चला कि एंड्रयू ने किसी पाकिस्तानी साइंसदान को अगवा कराया था और उसे 1130 क्लब में रखा गया। इस साइंसदान को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप यहाँ पहुँचा। एक लिहाज से ये हाक हाउस तंजीम का दुश्मन ग्रुप था, लेकिन जूलियट ने गद्दारी की और उस ग्रुप से मिल गई। इस ग्रुप की मदद से उसने बायर को ख़त्म करके हाक तंजीम पर कब्जा करना चाहा। चनाचे इस ग्रुप की वजह से एंड्रयू हलाक हुआ। तमाम तबाहियाँ हुई और पूरे जजीरे में रहने वालों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। मुझे रोडनी ने बताया कि बायर 1130 क्लब में एक्शन ग्रुप के चीफ आर्नल्ड और उसके साथियों के साथ मौजूद है। वो पाकिस्तानी ग्रुप उसके जहाँ आने से पहले ही यहाँ से पाकिस्तानी साइंसदान को अगवा करके गायब हो चुका है और बायर का ख्याल है कि वो हाक हाउस में छुपा हुआ है। इसलिए उसने रोडनी को हुक्म दिया कि हाक हाउस को रॉकेटों और बमों से उड़ा दिया जाए, लेकिन वहाँ वो ग्रुप मौजूद ना था। अलबत्ता रानसन ने बताया कि हेलीकॉप्टर में बैठकर वो 1130 क्लब गए हैं। चनाचे मैं अपने साथियों समेत वहाँ गया तो रास्ते में मुझे मादाम बायर सड़क की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। मुझे देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाकर जीप में डाला, फिर उसे होश में लाकर उससे मालूमात हासिल की तो पता चला कि जूलियट और उसके साथियों ने 1130 क्लब पर रेड किया और वहाँ उसने एक्शन ग्रुप और उसके चीफ आर्नल्ड को हलाक करके बायर को बेहोश करके कुर्सी से बांध दिया। जूलियट के साथ उस पाकिस्तानी ग्रुप की साथी लड़की जूलिया भी थी। फिर एक हेलीकॉप्टर आने की बात सुनकर वो बाहर गए तो बायर रस्सियों से निजात हासिल करके खुफिया रास्ते से बाहर निकल आए। बायर बहुत उछल कूद रही थी, इसलिए मैंने उसे दोबारा बेहोश कर दिया। फिर हमने 1130 क्लब पर रेड किया तो वहाँ एंड्रयू का हाथ से हेलीकॉप्टर तबाहशुदा हालत में पड़ा था और ये लोग वहाँ जख्मी हालत में मौजूद थे। रानसन मुझे बता चुका था कि इस ग्रुप का लीडर इमरान है और उसने रशमन को हलाक करके उसका मेकअप कर रखा है, इसलिए वहाँ पहुँचते ही मैं उसे पहचान गया। इसके बाद मैंने जूलियट और उसके साथी अल्फ्रेड और उन पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया और जहाँ ले आया। आप सबको जहाँ ऐसे बुलवाया गया कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हाक तंजीम हमेशा के लिए तबाह होकर रह जाएगी। चनाचे हम सबको मिलकर उसके मुस्तकबिल का फैसला कर लेना चाहिए। अब आपके सामने मादाम बायर मौजूद है और उसके साथी भी, जूलियट मौजूद है और उसके साथी और मैं भी मौजूद हूँ। अब ये फैसला करना आप सबका काम है कि आप किसी हाक तंजीम का आइंदा सरबराह मुंतखब करते हैं। जैकब ने खड़े होकर बाकायदा मंजे हुए मुकर्ररों की तरह तकरीर करते हुए कहा, वेल डन मिस्टर जैकब, तुम तो बड़े अच्छे मुकर्रर हो। और जूलियट तो हवा महवा तुम्हें रीच कह रही थी। उसके खामोश होते ही इमरान ने मुस्कुराते हुए ऊंचे लहजे में कहा, मैंने? जूलियट ने बेइख्तियार घबराए हुए लहजे में कहा, तुमने मुझे रीच कहा? मुझे? मैं तुम्हें अब रीच बनकर दिखाऊंगा। जैकब ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, तुम सबने मेरी सरबराही को तस्लीम किया, इसलिए असूल के मुताबिक मैं हाक की चेयरमैन बन चुकी हूँ और अब तुम मुझे हटाकर तंजीम से गद्दारी नहीं कर सकते। यकलहत बायर ने चीखते हुए कहा, मादाम बायर, हम सब ने हालात सुन लिए हैं। ये दुरुस्त है कि एंड्रयू के बाद हम सब रचमंड की कार पर तुम्हें हाक की सरबराह मान चुके थे, लेकिन अब ये नई बात सामने आई कि तुमने बॉस एंड्रयू को हलाक किया, इसलिए अब तुम हाक के चेयरमैन की कातिला हो। तुम सरबराह नहीं बन सकती। एक आदमी ने चीख कर बायर से मुहातिब होकर कहा, वेल डन, वाह, तुम तो हाक की कानूनी मशीर लगते हो। क्या शानदार कानूनी नुक्ता निकाला है। वाकई कातिल मकतूल की जायदाद का वारिस नहीं हो सकता। इमरान ने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में कहा, तुम खामोश नहीं रह सकते वरना हम तुम्हें पहले गोलियों से उड़ा देंगे। जैकब ने चीखते हुए कहा, मैं तो उसकी कानून दानी की तारीफ कर रहा हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ये जूलियट वाकई एंड्रयू की बेटी की हैसियत से हाक तंजीम की सरबराह बनने के हकदार थे, लेकिन उसने हाक के खिलाफ दुश्मनी की मदद करके हाक तंजीम से गद्दारी की है, इसलिए अब ये भी हकदार नहीं रही। एक और सेक्शन चीफ ने तेज़ लहजे में कहा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि ये सब ड्रामा है और वो लोग जयपुर को नया सरबराह बनाने का फैसला पहले से ही करके आए हैं। तुम लोग आखिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? अगर तुम जैकब को सरबराह बनाना चाहते हो तो ठीक है, बना दो। ये बेचारी 2 औरतें और उनके साथ ही 3-4 मर्द तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा।
तुम्हें मालूम नहीं कि हाक का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और फाइनलैंड से बाहर क्रीमिया और यूरोप में भी हाक के सेक्शन चीफ्स मौजूद हैं, इसलिए ये अहम फैसला इस इजलास में किया जा रहा है। एक और आदमी ने इमरान को जवाब देते हुए कहा। फिर तुम लोगों का क्या फैसला है? जैकब ने बेचैन होकर कहा। हम तुम्हें हाक का नया सरबराह बनाने का फैसला करते हैं। उन सब ने हाथ उठाकर बैक आवाज़ कहा और जैकब का चेहरा मुसरत से खिल उठा। ठीक है, फैसला हो गया। मैं हाक का सरबराह हूँ। अब हाक हाउस मेरा हेडक्वार्टर होगा और इन कैदियों की किस्मत का फैसला भी मैं ही करूँगा। जैकब ने उठकर मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, अब सब फैसले तुमने करने हैं। उन सब ने पहले की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मुझे ये फैसला कबूल नहीं। ये अहमक आदमी हाक जैसी तंजीम का सरबराह नहीं बन सकता। ये जूलियट भी गद्दार है और तुम सब भी गद्दार हो। अचानक बायर ने हालांकि बल चीखते हुए कहा। उसे गोलियों से उड़ा दो, जैकब ने जकला चीखते हुए कहा। और अभी उसका फिक्रा ख़त्म ही हुआ था कि हाल कमरा मशीन गनों की रेट से गूंज उठा और उसके साथ ही बायर और उसके साथ ही बैठे हुए फ्रांसो और डांसन और 2 और आदमी भी मशीन गनों से बरसने वाली गोलियों की जद में आकर छलनी हो गए। चलो, एक उम्मीदवार का मसला तो हल हो गया, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त गहरी संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। अब तुम बोलो जूलियट, मुझ रीट से शादी करती हो या तुम्हारा हशर भी बायर जैसा किया जाए? जैकब ने इस बार मुड़कर जूलियट से मुखातिब होकर कहा। मैं तुम पर 1000 बार लानत भेजती हूँ, कुत्ते की औलाद। तुम एक घटिया और कमीने आदमी हो। जूलियट ने जकला भपड़े हुए लहजे में कहा। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हें मैं अपने हाथों से गोलियां मारूंगा, जैकब ने गुस्से से कहा। उसके साथ उसने इंतहाई तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाली और किसी जंगली भैंसे की तरह वो जूलियट की तरफ दौड़ पड़ा। उसका चेहरा गैज़ गज़ब से बुरी तरह फड़क रहा था। जूलियट का चेहरा जकला हल्दी की तरह जर्द पड़ गया, लेकिन उससे पहले कि वो जूलियट के सामने आकर उस पर फायर खोलता, इमरान उछलकर उसकी तरफ बढ़ा और फिर पलक झपकने में वो रीशनुमा ताकतवर जैकब इमरान के सीने से लगा खड़ा था। इमरान का बाजू और उसकी गर्दन था, जबकि दूसरे हाथ से उसने उसका रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। खबरदार, मैं उसे गोली मार दूंगा, इमरान ने चीखते हुए कहा। और उसके साथ वो तेज़ी से धकेलता हुआ इस तरफ आगे ले गया कि जैकब को संभलने का मौका ही ना मिल सका। कुर्सियों पर बैठे हुए चीफ्स और दीवारों के साथ खड़े होते मशीन गन बरदार हैरत से बुत बने के खड़े रह गए। दूसरे लम्हे कमरा मशीन गनों की फायरिंग और 4 मुसल्लह अफराद की चीखों से गूंज उठा और उसके साथ ही कुर्सियों पर बुत बने बैठे 6 के 6 अफराद जकला चीखते हुए उठ खड़े हुए। खबरदार, सब हाथ उठाकर खड़े हो जाओ वरना गोलियों से भून डालूंगा, इमरान ने चीख कर कहा और उन सब के हाथ बेएहतियात सिरों से बुलंद हो गए। उसके साथ इमरान ने जैकब की गर्दन से हाथ हटाकर उसे नीचे लुढ़का दिया। जैकब को आगे धकेलते हुए उसने उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू को सिर्फ 2 बार महसूस अंदाज में झटके दिए और ये उन्हीं महसूस अंदाज के झटकों का नतीजा था कि जब इमरान ने फायर खोला तो जैकब जैसा ताकतवर आदमी उसके बाजू में ही लटक रहा था। वो बेहोश हो चुका था, लेकिन इमरान ने उसे इसलिए अपने जिस्म के आगे रखा ताकि अगर उस पर फायर खोल भी दिया जाए तो वो बराह रास्त गोलियों की जद में न आए। लेकिन अब जबकि मुसल्लह अफराद खत्म हो चुके थे और 5 सेक्शन चीफ्स ने हाथ उठा लिए, इमरान ने जैकब को छोड़ दिया। उधर हटकर दीवार की तरफ मुंह कर लो, जल्दी करो वरना मैं फायर खोल दूंगा। और सुनो, मेरी 1000 आंखें, अगर तुमने ज़रा भी गलत हरकत की तो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मौत के घाट उतर जाओगे, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। और वो 5 सेक्शन चीफ्स तेज़ी से मुड़े और दाएं तरफ को दीवार के साथ जा लगे। इमरान ने जानबूझकर उन्हें उधर मुंह करने को कहा। वो उन्हें इस तरफ से हटाना चाहता था जिधर मशीन गनें पड़ी थी और उन लोगों के घूमते ही इमरान तेज़ी से पीछे हटता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां मुसल्लह अफराद की लाशें पड़ी थी और साथ ही उनके हाथों से निकलने वाली मशीन गनें भी पड़ी थी। इमरान ने मशीन पिस्टल एक तरफ रखा और तेज़ी से एक मशीन गन उठा ली और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने बंद दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर वो सफदर की कुर्सी की तरफ बढ़ा। सफदर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने जल्दी से इमरान की तरफ पुश कर ली। इमरान ने एक लम्हे में क्लिप दबाकर उसकी हथकड़ी खोल दी। अब बाकी साथियों को भी खोल दो, इमरान ने गराते हुए कहा। और फिर चंद लम्हों बाद ही जूलियट और अल्फ्रेड समेत इमरान के बाकी साथी और डॉक्टर हिदायतुल्लाह हथकड़ियों से आज़ाद हो चुके थे। सफदर, तनवीर और टाइगर ने एक मशीन गन उठा ली, जबकि जूलियट ने जल्दी से आगे बढ़कर वो मशीन पिस्टल उठाया जो इमरान ने मशीन गन उठाते हुए कहा। तुम कैसे आज़ाद हो गए थे? तुम तो हैरत अंगेज़ आदमी हो। जूलियट ने मशीन पिस्टल उठाते ही इमरान से मुखातिब होकर हैरत भरे लहजे में कहा। सफदर, इस जैकब और इन सब चीफ सेक्शनों के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दो, इमरान ने कहा। और चंद लम्हों बाद उन सब के हाथ हुक्म में करके उनमें हथकड़ियाँ डाल दी गईं। फिर इमरान के कहने पर उन्हें दीवार के साथ वाली कुर्सियों पर बिठा दिया गया। सुनो मिस जूलियट, मेरा और मेरे साथियों का तुम्हारी इस हाक तंजीम से बहरास कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि इस तंजीम का सरबराह कौन बनता है या कौन नहीं। डॉक्टर हिदायतुल्लाह को हमने बरामद करना था, वो हमने कर लिया और उन्हें अगवा करने वाले एंड्रियो और बायर दोनों हलाक हो चुके हैं। और अगर इस हाक तंजीम का काम मेरे मुल्क तक फैला हुआ होता तो मैं लाजमन इस पूरी तंजीम को तबाह करके ही वापस जाता, लेकिन चूँकि ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए मुझे इसकी मुकम्मल तबाही से भी कोई दिलचस्पी नहीं। अब सेक्शन चीफ तुम्हारे सामने बैठे हैं, जैकब भी मौजूद है। बज़ाहिर ये लोग जैकब से मिले हैं। दूसरी बात यह है कि अब जान जाने के खौफ से तुम्हें सरबराह चुन लें, लेकिन बाद में बगावत कर लेंगे, इसलिए अब फैसला तुमने करना है कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं। बहरहाल मैंने तुम्हारे साथ होने वाले मुआहदे की तामील कर दी है, इमरान ने जूलियट से मुखातिब होकर कहा। हम जैकब की वजह से मजबूर थे, वरना असल हक तो मादाम जूलियट का ही बनता है। जकला तरोड़नी बोल पड़ा। वाकई तुमने मुआहदे की तकमील कर दी और मैं तुम्हारी इंतहाई ममनून हूँ, वरना जिस तरह ये जैकब मेरी तरफ दौड़ा था
ये मुझे मार ही डालता। और उन लोगों पर मुझे कतई एतमाद नहीं, ये सब इंतहाई कमीने और दगाबाज लोग हैं। जूलियट ने होंठ चबाते हुए कहा, तो फिर अब तुम क्या चाहती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मंगेतर अल्फ्रेड को अपने साथ फायरलैंड से बाहर ले जाने के लिए तैयार हूँ, इमरान ने कहा। पहले मैं इन गद्दारों का खात्मा कर लूँ, फिर बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, जूलियट ने घबराते हुए कहा। और दूसरे लम्हे उसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल करो उन सेक्शन चीफ्स की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही जैकब समेत वो 6 के 6 अफराद बुरी तरह चीखते हुए गोलियों की बौछार की जद में आकर खत्म हो गए। ये वही मशीन पिस्टल था जो इमरान ने मशीन गन उठाते हुए फर्श पर फेंक दिया और जिसे बाद में जूलियट ने उठा लिया। इमरान और उसके साथी होंठ बीचे खामोश खड़े थे। जूलियट इस वक्त गोलियां बरसाती रही जब तक मशीन पिस्टल से ट्रिच ट्रिची आवाज़ें ना निकली और जूलियट ने तवील सांस लेते हुए खाली मशीन पिस्टल एक तरफ फेंक दिया। अब मैं बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। पहले बाहर मौजूद जैकब के आदमियों का खात्मा करना है, उसके बाद मुझे फ़ोन करके अंकल इन्फासो को बुलाना है, जूलियट ने होंठ चबाते हुए कहा। अंकल अल्फांसो? वो कौन है? इमरान ने चौंक कर पूछा। अंकल अल्फांसो इस जजीरे का असल हुक्मरान है और उसके ज़माने में ये जजीरा अमन सुकून का गहवारा था। फिर मेरे बाप अल्बर्टो ने, जो अल्फांसो का छोटा भाई था, अल्फांसो को हटाकर उस जजीरे पर कब्जा कर लिया और जुराइम की ज़िंदगी अपना ली। अल्फांसो पहले उसे रोकता रहा, फिर उसने दुनिया तर्क कर दी और एक छोटे से मकान में रहकर इबादत में मसरूफ़ हो गया। उसने हर चीज़ से ताल्लुक़ मोड़ लिया। मेरा बाप एक एक्सीडेंट में मारा गया तो मेरी माँ, जिसने दरअसल मेरे बाप को जुराइम की राह पर डाला था, जजीरा एंड्रयू के हवाले कर दिया और खुद उससे शादी कर ली। फिर वो मर गई और बाहर एंड्रयू के साथ रहने लगी। मैं उस वक्त तकरीबन में ज़ेरे तालीम थी जब मेरा बाप मरा और उसके मरने के बाद मैं यहाँ आ गई। फिर मुझे पता चला कि मेरे बाप को कत्ल करने में एंड्रयू और मेरी माँ दोनों की साजिश थी। वो पहले ही एक दूसरे से मिले हुए थे, चनाचे मैंने फैसला किया कि मैं अपने बाप का बदला ज़रूर लूँगी और इस जजीरे पर एंड्रयू को हटाकर खुद कब्जा करूँगी। इसके बाद के वाक़यात तुम्हारे सामने हैं, लेकिन अब तुम्हारे साथ मिलने के बाद, इन सब लोगों की दगाबाजी और कमीनगी देखने के बाद मेरा जहन तब्दील हो गया है। एंड्रयू के साथ मिलकर जुराइम करने वाले शैतान यही थे जो सामने मरे पड़े हैं और मैं भी इनकी साथी होंगे। लेकिन जहाँ जजीरे के असल अफराद ही हज़ारों की तादाद में रहते हैं जो आज तक जुराइम की दुनिया से मुतालिक नहीं और माहीगिरी और दूसरी मुख्तलिफ मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, वो आज भी अल्फांसो के साथ हैं। चनाचे अब अल्फांसो दोबारा जजीरे का हुक्मरान होगा और अल्फांसो अपने आदमियों की मदद से इस जजीरे को हर बुरे आदमी से पाक कर देगा और ये शैतानी जजीरा एक बार फिर अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा, जूलियट ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। और इमरान का चेहरा जूलियट की बात सुनकर बेइख्तियार खिल उठा। फिर तुम किस तरह हाक जैसी बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम की सरबराह बन सकोगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब 1000 बार जुराइम पर लानत भेजती हूँ। मुझे अब एहसास हो गया कि जुराइम की दुनिया कमीनी से भरपूर और नापायदार दुनिया है और इससे मुतालिक अफराद का अंजाम बिल्कुल इस तरह होता है जैसे मेरे बाप अल्बर्टो, मेरी माँ एंड्रियो, बायर और उन सेक्शन चीफ्स का हुआ है। क्या मिला है इन्हीं सिवाय ज़िल्लत आमेज़ और इबरतनाक मौत के? जबकि अंकल अल्फांसो आज भी मुतमईन और खुश व हरम ज़िंदगी गुजार रहा है। इसलिए मैं अंकल अल्फांसो की बेटी बनकर यहाँ रहूँगी और अल्फ्रेड अगर मेरे साथ देगा तो ठीक, वरना ये जहाँ चाहे जा सकता है। मेरी तरफ से इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जूलियट ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। मैं तो वो जुराइम की दुनिया को पसंद नहीं करता जूलियट, मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूरन इससे मुतालिक रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर किस्म के हालात में, दुख में भी और सुख में भी। हम इकट्ठे मरेंगे और इकट्ठे जिएंगे। अल्फ्रेड ने जल्दी से आगे बढ़कर जूलियट का हाथ अपने दानों हाथों में थाम कर इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, वाह, इसे कहते हैं सच्चे जज्बे अल्फ्रेड। तुम अपना नाम रोमियो रख लो तो दुनिया को एक और रोमियो जूलियट मैसर आ जाएगा। काश को इस तरह हमसे भी इकट्ठे मरने जीने का वादा कर लेता। इमरान ने कीन अखियों से एक तरफ खामोश खड़ी जूलिया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अल्फ्रेड को क्यों कह रहे हो? तुम अपना नाम रोमियो रख लो, जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। क्या अब हम यहाँ खड़े होकर यही किस्से करते रहेंगे कि कौन रोमियो है और कौन जूलियट? तनवीर ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक दरवाजे के बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और वो सब चौंक कर दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं तुम लोगों का बेहद ममनून हूँ बेटे, तुम लोगों की मदद से ही इस जजीरे से शैतानी रूहों का खात्मा हो चुका है। सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों वाले बूढ़े अल्फांसो ने मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। अल्फांसो का चेहरा तो झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर शराफत और पाकीज़गी का जमाल दिखने वाले को बेहद मुतासर करता था। उसका जिस्म बावजूद उसके बुढ़ापे के खासा ताकतवर था। यूँ लगता था जैसे बुढ़ापा सिर्फ उसके बालों और चेहरे को ही मुतासिर कर सका हो। उसके जिस्म पर वक्त ने कोई आसार ना छोड़े हों। वो इस वक्त इकट्ठे ही हाक हाउस में दाखिल हो रहे थे। मानशर क्लब में मौजूद जैकब के आदमियों के हाथ में के बाद इमरान अपने साथियों समेत जूलियट और अल्फ्रेड के हमरा सीधा अल्फांसो के मकान पर पहुंचा और अल्फांसो ने पहले तो इस सारे मामले में शामिल होने से ही यकसन इनकार कर दिया, लेकिन इमरान को समझाने पर आमादा हो गया और उसके बाद अल्फांसो के साथ मिलकर उसे दिन रात काम करना पड़ा। अलबत्ता इस दौरान इमरान और उसके साथियों ने अपने मेकअप साफ़ कर दिए, क्योंकि एक तो उनकी अब ज़रूरत ना रही, दूसरे ये जुराइम पेशा अफराद के मेकअप में थे। अल्फांसो जब बाहर निकला तो फायरलैंड के वो बाशिंदे जो जुराइम से मुतालिक ना थे, उन जुराइम पेशा अफराद के हाथों मजबूरन और तंग थे, वो सब अल्फांसो के साथ हो गए। फिर इमरान और उसके साथियों की रहनुमाई की वजह से काम तेज़ी से निमटने लग गया। जिन लोगों ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की उनका खात्मा कर दिया गया।
जिन लोगों ने पनाह तलब कर ली उन्हें फौरी तौर पर फायरलैंड से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। वेपन स्टोर का आम मसला तो लोगों में तस्लीम कर दिया गया ताकि अगर कल को फिर कोई जुराइम पेशा ग्रुप यहाँ जबरन कब्जा करना चाहे तो उसका मुकाबला किया जा सके, और इंतहाई खतरनाक किस्म के हथियारों को समंदर में फेंक कर ज़ाया कर दिया गया। मुंशियात के तमाम दहीरे जलाकर राख कर दिए गए। इस तरह फायरलैंड हर किस्म की जुराइम से पाक कर दिया गया। जूलियट और अल्फ्रेड भी मुसलसल साथ रहे। एंड्रयू की फायरलैंड में मौजूद तमाम जायदाद जूलियट के हवाले कर दी गई। इस दौरान सिर्फ टाइगर डॉक्टर हिदायतुल्लाह के साथ हाक हाउस में ही रह गया। इमरान ने उसे खुद वहाँ डॉक्टर हिदायतुल्लाह की हिफाजत की गर्ज से छोड़ दिया। ये आपकी शराफत और नेक दिली थी अंकल अल्फांसो कि आज भी लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो आपके साथ उन जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ उठ खड़े हुए, वरना शायद यहाँ खून की नदियाँ बह जाती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो सब एक बड़े कमरे में पहुँच गए। अब हमें इजाज़त दें, हमने वापस जाना है। इमरान ने अल्फांसो और जूलियट से मुखातिब होकर कहा, लेकिन इससे पहले कि इमरान उसकी बात का जवाब देते टाइगर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे। वो सब टाइगर की ये हालत देखकर बेएहतियात चौंक पड़े। क्या हुआ टाइगर? हैरियत, इमरान ने चौंक कर कहा। बोस डॉक्टर हिदायतुल्लाह असल नहीं, टाइगर ने होंठ चुपाते हुए कहा। तो इमरान और उसके साथियों को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सरों पर एटम बम मार दिए हों और वो बेएहतियात उछल कर खड़े हो गए। क्या कह रहे हो तुम? इमरान जैसे इस शख्स ने भी इंतहाई हैरत भरे लहजे में बेएहतियात चीखते हुए कहा। यस बॉस, मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले उन पर शक हुआ। आपको तो मालूम है कि वो मुसलसल नीम गशी की हालत में रहे। आपके जाने के बाद मैंने अपने तौर पर उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई नुमाया फ़र्क ना पड़ सका। वो ज़्यादातर आंखें बंद किए सोए ही रहते हैं। आज आपके आने से पहले मैं उनके कमरे में गया तो मैंने पहली बार उन्हें नींद में बड़बड़ाते हुए सुना। वो मुकामी नींद में बड़बड़ा रहे थे और किसी वालकर का नाम ले रहे थे। मैंने उन्हें झंझोड़ा तो उनकी बड़बड़ाहट खत्म हो गई, लेकिन वो इसी तरह नीम गशी की हालत में ही रहे। मैंने शक की बिना पर उनका लिबास उतारा तो ये बात सामने आ गई कि वो मुकामी आदमी। उनके बाजू, गर्दन, हत्ता के सीने और चेहरे का रंग तो पाकिस्तानी है, लेकिन पेट और उससे निचला हिस्सा जिसम रानी घुटनों तक मुकामी और असल रंग में है, जबकि घुटनों से नीचे फिर पाकिस्तानी रंग की जल्द है। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। तो इमरान के होंठ बेएहतियात भींच गए। वो तेज़ी से दौड़ता हुआ आया तो इमरान उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसे डॉक्टर हिदायतुल्लाह के बेडरूम की शक्ल दे दी गई ताकि वो वहाँ इत्मीनान से रह सकें। हाक तंजीम के हाथ में 3 रोज़ तक मुसलसल मसरूफ़ रहने की वजह से इमरान और उसके साथ ही हाक हाउस में ही आ ही ना सके, और अब यहाँ आते ही टाइगर ने ऐसा इंकशाफ कर दिया जिसने इमरान के जहन को हकीकतन मायूसा कर दिया था। अगर टाइगर की बात दुरुस्त थी तो उसका मतलब साफ था कि इमरान इस बार यकीनी मात खा चुका है। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने डॉक्टर हिदायतुल्लाह को बेड पर सिर्फ अंडरवेयर पहने बैठे देखा। वो इस तरह देख रहे थे जैसे हालात में देख रहे हैं। उसके साथ इमरान की जबड़े ज़ोर से भींच गए कि गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई दी। टाइगर की बात दुरुस्त थी, ये डॉक्टर हिदायतुल्लाह ना थे, बल्कि उनके मेकअप में कोई मुकामी आदमी था। लेकिन मेकअप इस कदर शानदार था कि इमरान जैसा शख्स भी इतने तवील अरसे तक उनके बिल्कुल करीब रहने के बावजूद मेकअप को ना पहचान सका। वेरी बैड, ये तो डॉक्टर हिदायतुल्लाह हरगिज़ नहीं। उस लम्हे जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। हाँ जूलिया, और अब मुझे वाकई खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मैं इतना करीब रहने के बावजूद इमरान, मैं उनका मेकअप नहीं पहचान सका। इमरान ने भींचे हुए होंठों से कहा, अगर ये नकली है तो फिर असल कहाँ है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम हाँ नेकी के चक्कर में पड़ गए। सबसे पहले हमें अपने मिशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। तनवीर की भपनी हुई आवाज़ सुनाई दी। कमाल का मेकअप है, और ऐसा मेकअप आप सिवाय बूढ़े जरगर के और कोई नहीं कर सकता। उसके लम्हे अंकल अल्फांसो की आवाज़ सुनाई और इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। जरगर? वो कौन है? इमरान ने मुड़कर अंकल अल्फांसो से पूछा। बूढ़ा आदमी है, किसी ज़माने में नाजियों के साथ काम करता था। वो नाजी जासूसों का मेकअप ऐसा किया करता था कि इत्तेहादी बावजूद इंतहाई कोशिशों की ना पहचान सकते थे। फिर इत्तेहादियों की फतेह और नाजियों की शिकस्त के बाद वो छुपकर जहाँ फायरलैंड में आया, उसने जहाँ फोटोग्राफी की दुकान खोली। वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, इंतहाई शरीफ और सीधा साधा आदमी है। अंकल अल्फांसो ने जवाब दिया। क्या आप उसे यहाँ बुलवा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं ले आता हूँ उसे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वाकई ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। खुदा करे कि असल डॉक्टर हिदायतुल्लाह जिंदा हूँ, जूलियट ने कहा और तेज़ी से निकलकर अंकल अल्फांसो के पीछे चल पड़ी। तुमने कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की थी? इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर पूछा, और जवाब में टाइगर ने मुख्तलिफ दवाइयों के नाम लेने शुरू कर दिए। ये सब दवाएं मौजूद हैं? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, यहाँ हाक हाउस में एक पूरा कमरा ऐसी दवाइयों से भरा पड़ा है। टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टाइगर उसके पीछे चल पड़ा और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो इमरान के हाथ में एक सिरिंज थी जिसमें सुनहरे रंग का महलूल भरा पड़ा था। वो तेज़ी से बेड पर बैठे हुए डॉक्टर हिदायतुल्लाह की तरफ बढ़ा। टाइगर उसके साथ ही था। इमरान के इशारे पर टाइगर ने डॉक्टर हिदायतुल्लाह को बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने कोई एहतजाज ना किया और खामोशी से लेट गए। इमरान ने उनके बाजू में रक्त तलाश की, फिर सिरिंज में भरा महलूल उनके रंग में आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करने लगा। डॉक्टर हिदायतुल्लाह इसी तरह आंखें बंद किए खामोश लेटे रहे। महलूल खत्म हो जाने के बाद इमरान ने सुई बाहर निकाली और इंजेक्शन वाली जगह को ज़रा सा मसल कर वो पीछे हट गया। उसने सिरिंज उसकी तरफ उछाल दी। सफदर, तनवीर और जूलिया खामोश खड़े ये सब कुछ देखते रहे। उन सब के चेहरे बुरी तरह लटके हुए थे। उन्हें देखकर यूँ लगता था जैसे वो कोई बड़ी बाजी हार कर आए हों, और था भी ऐसे ही।
अगर असल डॉक्टर हिदायतुल्लाह उन्हें नहीं मिलता तो फिर यकीनन उनका मिशन यकसर नाकाम हो गया था। और वो जानते थे कि जब एक्सप्लो नाकामी की रिपोर्ट सुनेगा तो उसका क्या रद्द अमल होगा। कमरे में मुकम्मल सकूत तारी था।